नमस्कार जोहार। आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरा विश्व अभी कोरोना महामारी से ग्रसित है और ख़ासकर भारत की बात करें तो यहाँ भी लाखों मरीज़ हो गए। और इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि जो आशंकित जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो अपने राज्य अपने गाँव की लोग लौट रहे हैं और सड़कों के माध्यम से जा रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अपने गाँव में जाएंगे तो इनके पास करने को क्या होगा, ये भी सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। और अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ भी लाखों मजदूर जो है लौटकर अपने गांव की तरफ आए हैं और अब सरकार की जिम्मेवारी है कि इन मजदूरों के जीवन को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं अपने राज्य में, उनको रोज़गार कैसे मुहैया करा सकते हैं, उनको जो स्थानीय स्तर पर संसाधन है वह कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। और इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी उपलब्ध हैं मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी सर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कोविड-19 के दौरान पलायन एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर आई है, लोग अपने अपने राज्य में जा रहे हैं। तो इस पूरी समस्या को या कहें कि जो मानव श्रम हमारे गांव में हमारे राज्य में आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, है तो ये त्रासदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद हम लोगों को भी ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ अलग अलग ज़िलों से कितने लोग देश के किन किन ज़िलों में क्या क्या काम करने गए हैं। इस त्रासदी के बाद जब लोग वापस आ रहे हैं और जब उनकी स्किल मैपिंग हो रही है, तब ये जानकारी मिल रही है कि हमारे किस ज़िले से, किस प्रखंड से कितने लोग देश के किस प्रांत के किस ज़िले में किस काम के लिए वहाँ गए हैं और उनकी स्किल क्या है। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग डायमंड कटिंग के लिए जाते हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन लेबरर के तौर पे जाते हैं, कारपेंटर्स के तौर पे जाते हैं, मेसन्स के तौर पे जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरों के तौर पे जाते हैं और इतना ही नहीं, डोमेस्टिक लेबरर्स के तौर पे भी जाते हैं। अब दुख है इस चीज़ का, लेकिन ये भी आप जानेंगे कि कोरोना का वर्तमान स्वरूप किसी को मालूम नहीं था जी। हम लोग जब बचपन में जानते थे कि सुनते थे कि प्लेग और अन्य बीमारियों के बारे में, कि लोग घर छोड़ करके जा कर के बाग बगीचे में, खेत खलिहान में अपना छप्पर डाल करके रहते थे। उस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग थी, लेकिन वो इतनी पुरानी बात थी और विज्ञान की प्रगति के साथ साथ अब ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मानवता को हो गया था कि अब ऐसी चीज़ें हमारे साथ शायद नहीं होंगी। लेकिन इस वायरस ने एक झटके में पूरे मानवता को घुटनों पे ला दिया। जो सबसे बड़े देश थे, जो एक तरीके से सुपर पावर रहे हैं, उनकी भी पूरी आर्थिक और स्वास्थ्य सुविधाओं को घुटनों पे ला दिया। इतनी डेथ हुई। शुरुआती दौर में तो किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या स्वरूप अपने देश में भी लेगा। तो आज हिंड साइड में जब उतनी बड़ी मात्रा में डेथ नहीं हो रही है, संख्या बढ़ रही है, तमाम लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ये होता तो बेहतर होता। लेकिन मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो समय के अनुरूप बहुत ही अच्छे निर्णय थे और बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। ये भी बात सही है कि जब 137 करोड़ के देश में, जहाँ बहुत बड़ी जनसंख्या दूसरी जगह जा कर के अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, लिटिल स्किल्ड जॉब कर रही हो और 2-2, 3-3 महीने के लॉकडाउन में जब हर चीज़ें बंद हो जा रही हों, तो इस अनिश्चितता भरे माहौल में कि उनके जीवन के साथ क्या होगा, शायद उन्हें भी नहीं पता था और उनको लगा कि अब जो कुछ भी हो हमारे घर पे ही हो, तो वो घर वापस आना शुरू किए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक समाज के तौर पे, मैं इसमें सरकार से ज़्यादा समाज को जिम्मेदार मानता हूँ। देश की सुरक्षा, देश के लोगों के बारे में चिंता करना सरकार का काम बाद में है, पहले समाज का काम है। हम और आप अपने से पूछें कि हमने क्या किया है, तो शायद हमको जवाब मिल जाएगा। और मुझे लगता है कहीं न कहीं एक समाज के तौर पे कुछ कमी हमारे में है, जो जब आप पुराने चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत रही हैं, लेकिन समय के साथ शायद जिस तरह की हमारी शिक्षा पद्धति है और अन्य चीज़ें हैं, हमको अपने अतीत पे गर्व नहीं होता है और ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम तो सर बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जो पलायन करके अपने राज्य में आ गए, अपने गांव में आ गए, जो गांव के संसाधनों पर जो दबाव पड़ रहा है, उससे कैसे निपटा जा सकता है?
नहीं, मैं आपको एक मतलब बिल्कुल अनुभव की बात और सही बात बता रहा हूँ। चूँकि मेरा गांव जाना बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से कई गुना ज़्यादा होता है। मैं लगभग हर सप्ताह 2 से 3 दिन, कई बार अवकाश हो तो और न अवकाश हो तो 1 या 2 दिन तो मैं ज़रूर किसी न किसी गांव में रहता हूँ। गांव ने शहरों की अपेक्षा इस त्रासदी को बेहतर तरीके से फेस किया है। उन्होंने एक दूसरे का सहयोग भी किया है। ये सही है कि सरकार के जो प्रोग्राम थे, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पेंशन और सोशल सिक्योरिटी के जितने भी प्रोग्राम हैं, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी नरेगा, इन सब की वजह से उनको बहुत सुविधाएं मिली हैं। लेकिन गांव ने बाई एंड लार्ज अपनी सामाजिकता के कारण इस त्रासदी का बेहतर सामना किया है। अभी भी जो लोग आ रहे हैं, मैं बताऊं, अभी मैं कुछ दिन पहले एक गांव में था और हमको एक ग्रामीण ने बताया, सुरेंद्र बरुआ नाम है उनका, बिरुआ जी ने बताया कि जब आने वाले प्रवासियों को हमारे यहाँ कह दिया गया कि आप अपने घर में क्वारंटाइन में रहें, तो हम लोगों ने अपनी ग्राम सभा बुलाई और हमने कहा कि हमारे घर ऐसे नहीं हैं कि पिताजी घर में रहें और वो बच्चा उनसे न मिले जी, परिवार के लोग न मिलें, क्योंकि घर ही इतना बड़ा नहीं है कि एक सेपरेट घर में वो क्वारंटाइन रह पाएंगे। तो हमने अपनी पंचायत में निर्णय लिया कि हम अपने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र को क्वारंटाइन सेंटर बनाएंगे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, ये है लोकल विजडम। शायद ये निर्णय लेते हुए जब आप प्रखंड, जिले और राज्य की राजधानी या दिल्ली में रहते हैं तो ये निर्णय आप नहीं ले पाते हैं। और मनरेगा आयुक्त, आपकी भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि अभी जो लौट कर आए हैं उनके रोजगार की भी व्यवस्था करनी है, क्योंकि अभी बाहर में इंडस्ट्रियाँ नहीं खुल रही हैं उस हिसाब से, या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो क्या कुछ हम अपने झारखंड में गांव के स्तर पे कर पा रहे हैं या करने की योजना है? जी हाँ, अच्छा आपने प्रश्न पूछा और मैं इसका आपको जवाब देना पसंद करूँगा। देखिए, झारखंड की एक त्रासदी है और वो त्रासदी मुझे भी कई बार बहुत दुखी करती है। झारखंड में आज भी एक फसला खेती होती है, सिर्फ़ और सिर्फ मानसून खेती होती है, खरीफ की धान या मक्का लगा लेते हैं। वो भी अगर 2 से 3 वीक का ड्राई स्पेल, जो आजकल बहुत सामान्य है, 2-3 बार हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी कई बार आधी या 20-30% हो जाती है। ये सारी चीज़ें झारखंड से पलायन को लोगों को मजबूर करती हैं। पलायन कोई चाह के नहीं करता है। एक होता है बेहतर रेवेन्यू के लिए पलायन करना, जैसे हम और आप जी। एक होता है डिस्ट्रेस पलायन, जिसमें हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के भाई बंधु करते हैं। वो अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे हमेशा ये लगता है कि इस राज्य में अगर हम खेती को 2 फसला और 3 फसला कर दें तो जो डिस्ट्रेस पलायन है वो पलायन रुक जाएगा। और मैं सिर्फ आपको किताबी चीज़ें और योजनाओं की जानकारी की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये ज़मीन पे करके देखा है। मैंने 2.5 से 3 साल में गांव से गरीबी दूर की है। वहाँ की आम आमदनी, औसत आमदनी लोगों की 5 से 6 गुना की है, सिर्फ गांव में सामाजिकता को बढ़ा करके, उनको ऑर्गेनाइज और यूनाइट करके। गांव का नाम बताना चाहेंगे सर, कहाँ पर? जी, मैं बता रहा हूँ। और उनके खेतों तक वाटरशेड सिद्धांत पे काम करके पानी की उपलब्धता बढ़ा करके। रांची के ही बगल में एक गांव है आराकेरम, जिसका नाम आप लोगों ने सुना है। अब तो वो काफ़ी आगे चला गया है। जी। अभी खूंटी में हम ये प्रयोग कर रहे हैं और लगभग 40 गांव ऐसे हो गए हैं जो 70 to 80% आराकेरम के बराबर हो चुके हैं। इसमें एक भी पैसा मैं कोई योजना में खर्च नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हार्डवेयर नहीं दे रहा हूँ। जो एग्जिस्टिंग सरकारी योजनाएं हैं उन्हीं का उपयोग कर रहा हूँ और सिर्फ लोगों के सहयोग से, ग्राम सभा की ओनरशिप से, सोशल कैपिटल को इन्वॉल्व करके हमने इस चीज़ को करने में सफलता पाई है। तो मेरा मानना है कि यदि हम अपने अप्रोच को थोड़ा सा बदलें, सरकार के ऊपर की निर्भरता को कम करके अगर समाज को जिम्मेदार बनाने का प्रयास करें, तो इन्हीं सरकारी कार्यक्रमों की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो 2-3 गुना नहीं, 10-20 गुना बढ़ जाती है। ये मैंने देखा है। आप जानते हैं कि झारखंड की बनावट उबड़ खाबड़ है, पठारी राज्य है। 30% यहाँ जंगल है, लगभग 35% मोटा मोटी झारखंड में दोन ज़मीन है, जिसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर कहते हैं। लेकिन इसी झारखंड में लगभग 29 लाख से 30 लाख हेक्टेयर, लगभग 35% यहाँ के जोग्राफिकल एरिया का टाण ज़मीन है, जो गांव से ऊपर और जंगल के नीचे की ज़मीन है। ये ज़मीन आज भी मेड़ विहीन है। ध्यान दीजिए, मैं बहुत देसी तरीके से बता रहा हूँ। यहाँ पे बंडिंग नहीं हुई, अनबंडेड अपलैंड है। अगर आप इस अपलैंड को
बंडिंग की डिफरेंट तकनीक से, जो बहुत ही कास्ट इफेक्टिव तकनीक है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना में, जिसको आम तौर पे यहाँ के लोग ट्रेंच कम बंड, फील्ड बंड, फॉर्म बंड के नाम से जानते हैं। अगर वो काम करेंगे तो प्रति हेक्टेयर हम 1 करोड़ लीटर पानी 1 साल में ज़मीन के नीचे डालते हैं। ये पानी उसी गांव के नाले को ज़िंदा करेगा, उस गांव के हैंडपम्प को ज़िंदा करेगा, उस गांव के कुएं की लाइफ को बढ़ाएगा। और जब ये काम हो जाएगा तो बड़े पैमाने पे हमारे गांव में सिंचाई के साधन होंगे। और अगर हम वाटर यूज इफ़िशियंसी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, ड्रिप वगैरह की बात, तो बड़े आराम से झारखंड में जितनी बारिश होती है 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद, यानी लगभग 2 से 3 महीने, 1 साल भी नहीं, एक गांव को सूखा मुक्त करने में 150 दिन लगते हैं अधिकतम। 150 दिन के प्रयास के बाद, गाँव वालों के सामूहिक प्रयास से आप उस गांव को 2 से 3 फसला कर सकते हैं। और अब अगर झारखंड शिमला मिर्च लगाएगा, झारखंड का किसान तरबूज लगाएगा, खरबूज लगाएगा, सब्जियां लगाएगा, उसी के साथ साथ वो देसी बीजों का भी संरक्षण करेगा ताकि हमारी निर्भरता जो बाहर की विदेशी कंपनियां उन पे न हो, तो मुझे लगता है हम बड़े पैमाने पे अपने देश को और अपने समाज को, साथ साथ अपने गांव को भी आत्मनिर्भर कर पाएंगे। जी, अच्छा सर, झारखंड में जो यहाँ के ग्रामीण हैं, अगर मनरेगा में इनरोल होना चाहते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया क्या है, क्या पारदर्शिता अपनाते हैं आप लोग की जो योजना है उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे? बहुत सिंपल है, मनरेगा में काम करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मनरेगा एक यूनिवर्सल प्रोग्राम है और पुराना प्रोग्राम हो गया है, तो अब लोग जानते हैं इसमें क्या करना है। किसी को भी काम करने के लिए सबसे पहले जॉब कार्ड की ज़रूरत होती है। वो पंचायत में आवेदन करता है, मुखिया के पास, वार्ड मेंबर के पास, रोजगार सेवक के पास, पंचायत सचिव के पास। यहाँ तक कि हम लोग कई बार सखी मंडल की बहनों को भी कह देते हैं कि जो NSK या सखी मंडल की बहनें, वो भी इस काम में मदद कर देती हैं। प्रत्येक सप्ताह पंचायत भवन में रोज़गार दिवस मनाया जाता है, वहाँ जाइए। 15 दिन के अंदर आपको जॉब कार्ड मिलने के लिए एक्ट में बाध्यता है। हम लोग 24 घंटे में, कई बार तो इस कोरोना के समय में हम सेम डे उनको दे रहे हैं। जिस दिन आवेदन लेते हैं तुरंत उनको जॉब कार्ड इशू कर देते हैं। उसके बाद उनको काम मांगना होता है कि वो काम करने को इच्छुक हैं। नियम यह है कि उनको 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाए। सच्चाई यह है कि हम लोगों ने किया है कि आप जिस गाँव या टोले में होंगे वहीं पर आपको काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई माँ है, उसका छोटा बच्चा है, उसको काम करना चाहती है वो, तो अगर बच्चे को छोड़ करके वो घर से दूर नहीं जाएगी, क्योंकि महिलाएं घर में और भी तमाम काम करती हैं। तो हम लोगों ने ऐसा किया है कि हर टोले या गांव में कम से कम 5 योजनाएं आपकी खुली रहें। और आपको जान के खुशी होगी कि आज लगभग 4 के ऊपर योजनाएं इस समय चल रही हैं हर गाँव और टोले में झारखंड में। 4 लाख से अधिक योजनाएँ ऑनगोइंग हैं और लगभग 1.25 लाख योजनाएं आज के दिन ऐसी हैं जिनके ऊपर मस्ट रोल निकले हुए हैं। गांव है लगभग 30,000 जहां पे काम होता है मनरेगा का, और लगभग 1.25 लाख योजनाएं हैं, तो 4 के करीब योजनाएं हर गांव में चल रही हैं। और सर, डिजिटलाइजेशन के दौर में अभी जो पेमेंट का प्रोसेस होता है, कई तरह के संशय लोगों के मन में होते हैं, या वित्तीय अनियमितता की भी बात होती है, तो इसमें पारदर्शिता आप लोग कैसे रख रहे हैं? देखिए, आप सही कहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है और लोगों की टेंडेंसी रहती है कि गलत करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो पूरे राज्य में कहीं गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ये सही है कि इस प्रोग्राम को जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में एट्यून किया गया है, गलती करने की संभावनाएं अब कमतर होती जा रही हैं। यद्यपि इसके बाद भी कुछ इनोवेशंस नीचे गलत करने वाले लोग करते रहते हैं, लेकिन ये हमारा भी काम है कि हम औचक निरीक्षण करके MIS के सहयोग से कुछ डेटा माइनिंग करें और उसकी एनालिसिस करें, जो हमारे यहाँ रोज़ ये टीम हमारी करती रहती है और वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले ये आपने जब पूछा था चतरा या अन्य जगहों पे जो हम लोगों ने कार्रवाई की है, वो इसी का प्रतिफल है। तो पेमेंट, मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, इसमें किसी कागज़ की आवश्यकता नहीं है। हमको सब कुछ पूरे देश में एक ही अकाउंट है दिल्ली में जहाँ से वेज पेमेंट होता है। एक अकाउंट में लगभग 75-76 हज़ार करोड़ रुपए रखे रहते हैं और वहीं से हर रोज़ हर पंचायत में FTO होता है और डिजिटली पैसा लोगों के खाते में ट्रांसफ़र होता रहता है। और झारखंड पिछले साल भी पूरे देश में वेज पेमेंट में नंबर 1 था, टाइमली पेमेंट में। इस बार भी अभी तक नंबर 1 है। तो आपको ये जान करके खुशी होगी कि जो हमारा काम है समय से FTO कराना, उसमें झारखंड आज तक 100% लोगों का एक भी ट्रांजैक्शन, एक भी मजदूर का डिलेड नहीं है। कुछ तकनीकी चीज़ें आती रहती हैं जिस पे हमारी टीम है और MOID की टीम है, वो इवन छुट्टी में भी, होली, दिवाली, दशहरा, छठ जैसे त्यौहार में भी इस टीम की छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, जिसके घर में शायद अगले चूल्हे की दिक्कत हो, तो हम अपना कोई त्यौहार मनाएं और वो परेशानी में हो तो शायद ये जायज़ नहीं है। तो हमारी जो ये टीम है ये 24/7 जॉब पे रहती है। मतलब रात को 11:30-12 बजे तक हमारी टीम जगती है ये देखने के लिए कि
सारे एफटीओ स्क्वायर ऑफ हो गए कि नहीं। और ये आपको बता दें कि ये अभिनव प्रयोग झारखंड में पिछले 2 वर्ष में, मैं भी थोड़ा सा समझा जब इसको, तो मैंने कहा कि और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो हर ज़िले के लिए एक प्रभारी हैं जो इस काम को करते हैं, और रात को 11:30 बजे फाइनली उस पर सभी लोग हैं उस वर्चुअल ऑफिस में हमारे, जो हमारा ग्रुप है, और वहाँ वो देखते हैं कि सभी काम सही तरीके से हो जाते हैं। तब लोग ये होता है कि हाँ ठीक है, अब अगली सुबह से फिर हम लोग लगेंगे, अब सो सकते हैं। जब तक 11:30 बजे तक सभी लोग ये ना देख लें कि पेंडेंसी ट्रांजैक्शन की 0 हो गई है, तब तक कोई सोता नहीं। अपने कार्यकाल में आपने क्या कुछ बदलाव देखा है कार्यशैली में, या लोगों का इसके प्रति जो रुझान, या आप देखिए, ये लोगों का? श्रेय मेरा नहीं है, ये गलत है, मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ राकेश जी। ये श्रेय सरकार का है। हम तब तक यहाँ हैं जब तक सरकार चाहती है। तो अगर सरकार नहीं जाएगी, हम नहीं रहेंगे। तो ये टीम वर्क है। मैं हूँ, सरकार ने यहाँ पदस्थापित किया है, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी हमारी हेडक्वार्टर में टीम है, ज़िले में टीम है, प्रखंडों में टीम है, पंचायत में टीम है। और जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, आप जानते होंगे कि हम लोग एक बागवानी योजना प्रारंभ किए थे मनरेगा में आज के 4 साल पहले। मैं मजाक में लोगों को शुरू में बताता नहीं था, क्योंकि अक्सर इन सब चीज़ों में बड़े बड़े घोटाले वगैरह हुए थे। लगभग 100 घंटे मेरा व्यक्तिगत प्रयास उसमें था कि उस एस्टिमेट को हम लोगों ने ऐसा बनाया कि गरीबों का आर्चर्ड बन सके। पहले तो ऐसा ना हो कि जनरली हम लोग चीज़ों को करने में इस तरह की चीज़ें कर देते हैं कि वो ठीक हो ही ना। तो उसमें मैंने मदद ली, मुझे कई चीज़ें नहीं आती थी। मैंने हार्प के साइंटिस्ट को बुलाया, रिटायर्ड साइंटिस्ट को बुलाया और लोगों को बुलाया, उनसे समझी। और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों का इनपुट मेरा था कि कैसे इस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। और आज वो एस्टिमेट पूरे देश में सर्कुलेट हो गया है, उसी पे काम हो रहा है। और झारखंड में इस बार किसान लगभग 1,500 एकड़ में आम की फसल ले रहे हैं। और वो देख करके जिन पौधों को हम लोगों ने लगाया था, आज जब वो फल से लदे हैं तो खुद को संतोष होता है। इसी तरह लगभग 4,000 एकड़ में हम लोगों ने तरबूज और खरबूज की खेती करवाई। ये झारखंड के लिए एक सपना था। यहाँ का आदिवासी या जो यहाँ के इनहेबिटेंट हैं, वो बेचारे कभी खाए ही नहीं थे। अगर खाते थे ग्रामीण क्षेत्र में तो वो कभी बिहार या यूपी या उड़ीसा के नदी क्षेत्र से आता था वो बालू में। हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये हो सकती है चीज़ ये यहाँ पे, और अच्छा खासा कैश उनको मिल जाता है। आधे एकड़ में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए भी मिल जाते हैं अगर खरबूज की खेती करें। और तरबूज की खेती करते हैं तो लगभग 1 एकड़ में 1 लाख 1.5 लाख रुपए मिल जाते हैं उनको जी। हम लोगों ने इसको करवाया, शुरू में 500-600 एकड़ में कराया। 2 साल पहले 1400 एकड़ में इसको वाटरशेड और मनरेगा के कन्वर्जन से इसको करवाए थे। इस बार लगभग 4000 एकड़ में ये खेती हुई है राज्य में। तो कुछ हमारे जो सिविल सोसाइटी के पार्टनर हैं, उनका भी इसमें काफ़ी योगदान है। ये मिल करके होता है। अल्टीमेटली हमको झारखंड में गांव में रहने वाले एक आम किसान की मदद करनी है। तो इसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये मनरेगा ने किया या किसी सीएसओ ने किया या किसी और ने किया। अगर हम आपस में मिलजुल करके रिसोर्स को पूल करके उस किसान को मदद कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हमने अपना काम कर दिया जी। अच्छा, अभी एक चर्चा ये भी चल रही है सर कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसमें नेगेटिव ग्रोथ होगा और कहीं ना कहीं दारोमदार पूरी तरह से एग्रीकल्चर या गाँव पर ही आएगा। तो इसके रोल को कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में? मैं तो हमेशा से मानता हूँ कि गाँव को समृद्ध किया जा सकता है। और कुछ चीज़ें हैं कि उनका जब प्रोड्यूस होता है तो वो प्रोड्यूस को सही मार्केटिंग नहीं हो पाती है, उसकी सही प्राइसिंग नहीं हो पाती है। कुछ हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल वीकनेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में। झारखंड के पर मेरा अनुभव झारखंड तक लिमिटेड है, तो मैं अपने को झारखंड तक ही रखूँगा, क्योंकि मैं इस विषय का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने अपने जीवन में सीखा है पिछले 20-21 वर्षों में इस राज्य में, कि 2-3 चीज़ें करके हम इस राज्य से बड़े पैमाने पर गरीबी से बाहर कर सकते हैं लोगों को। पहला है कि खेती को 2 फसला और 3 फसला करें, जो झारखंड में बड़े आसानी से सिर्फ मनरेगा के सहयोग से अगले 5 साल में किया जा सकता है। मैंने इसको देख लिया है, एक चीज़ों को हमने प्लान किया हुआ है। अगर हर लेवल पे प्रॉपर एंकरिंग हो और ये सरकार का फोकस हो तो ये किया जा सकता है जी। खेती में जब आप करते हैं तो खेती में मैं सिर्फ कृषि की बात नहीं करता हूँ, मैं इंटीग्रेटेड खेती की बात करता हूँ। इसके साथ आप फिशरी करिए, इसके साथ आप पोल्ट्री करिए, इसके साथ आप डकरी करिए, इसके साथ आप गोट्री करिए, इसके साथ आप जो है डेयरी करिए, बी कीपिंग करिए। जितनी भी एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ हैं इनको आप करिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच से करिए। तो मुझे लगता है कि आपको झारखंड की जो टोपोग्राफी है
और जो झारखंड की आबादी है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आबादी को आप एक सब्सिस्टेंस लेवल का नहीं, एक सामान्य जीवन नहीं, मैं मिडिल क्लास का जीवन इन चीज़ों से दिया जा सकता है झारखंड के लोगों को। उनकी की हुई चीज़ें, उनके ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं, बशर्ते हम फोकस करके एक टीम बना करके एक 3, 4, 5 साल के विजन के साथ, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए आती है, तो 5 साल के विजन के साथ मिल करके काम करें। संभव है। मैं एक गांव में गया था, लोगों ने बताया कि सर जब तक लॉकडाउन है तब तक तो हम ऐसे काम कर लिए, अब जब लॉकडाउन टूटेगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा। ऐसे बातचीत के क्रम में एक ग्रामीण ने ही बताया कि सर आप जो बता रहे हैं, हमारे गांव में 200 एकड़ अपलैंड है, 200 एकड़ दोन है, हमको लगभग 400 एकड़ में मेड़बंदी करनी है, अभी हमने 100 एकड़ की है, 300 एकड़ और करना है, तो ये तो अगले 20-25 दिन में नहीं होगा, ये तो लंबा लगेगा। तो ग्राम सभा ने निर्णय लिया उस गांव की कि हम अपने गांव में लॉकडाउन 15 अगस्त तक बढ़ाएंगे। मतलब समझ रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ कि 15 अगस्त तक अगर सरकार लॉकडाउन तोड़ भी देती है तो हम अपने प्रखंड या जिला मुख्यालय तक दिहाड़ी करने, मोटी मजदूरी कमाने के लिए नहीं जाएंगे। अभी महात्मा गांधी नरेगा का उपयोग करके अपने गांव को सूखा मुक्त करने की जो कार्रवाई करनी है, पानीदार बनाने की कार्रवाई करनी है, वाटर पॉजिटिव बनाने की जो कार्रवाई करनी है, हम वो कार्रवाई करेंगे। ये मेरे लिए एक रिवोल्यूशन था, ये कलेक्टिव विजडम था ग्राम सभा का कि हम अपने गांव को सूखा मुक्त करने के लिए, गांव को वाटर पॉजिटिव बनाने के लिए हम अपने गांव के लॉकडाउन को 15 अगस्त तक एक्सटेंड करते हैं। कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा, सभी मिलकर के मनरेगा में काम करके अपने गांव को सूखा मुक्त करेंगे। क्या झारखंड के सभी 32,600 गाँव ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन उसी इंटेंसिटी के साथ हमको उनको महत्व देते हुए, खुद को उनका सेवक समझते हुए उनके पास जाना होगा, न कि उनका मास्टर समझ करके उनको विचार देने के लिए। हम विचार देने वाले नहीं हैं, विचार उनके पास है, सिर्फ हमको ये बताना है कि हम आपके साथ हैं। उनको थोड़ा सा उनकी अपनी जो कॉन्फिडेंस उनका जो गिर गया है पिछले कुछ दशकों या कुछ शताब्दियों के कारण, वो उसको पुनः वापस ले आना है। हमें उनको बताना है कि आप ही डेमोक्रेसी में रियल शक्ति आपके पास है, आप ही मालिक हो, हम आपके सपोर्ट करने के लिए, आप लीड लो, हम आपको ईमानदारी से सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है झारखंड को 150 दिन में अभियान चला करके सूखा मुक्त किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी बातें आपने करी सर। आपसे चलते चलते एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी बहुत कुछ जोर सावधानियों पर है, योजनाएं हैं, काम भी हो रहे हैं, सावधानी भी रखनी है, तो क्या कुछ निर्देश आप लोगों ने दिए हैं कि मनरेगा के तहत सावधानी रखें? देखिए, कागज़ पे तो निर्देश हम लोग देते ही रहते हैं, वो खुद को बचने बचाने का खेल होता ही है, लेकिन जब आप बड़े पैमाने पे ग्रामीणों के साथ काम करते हैं तो सिर्फ कागज़ पे निर्देश देने से नहीं होता है। जो आप जानना भी चाह रहे हैं, हम लोगों ने अपने फील्ड फंक्शनरीज़ के माध्यम से, पंचायत राज के प्रतिनिधियों के माध्यम से, और सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी सखी मंडल की बहनें हैं, उनके माध्यम से गांव-गांव में जो भी हमारे काम चल रहे हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह ढक करके काम करना, नहीं हो तो गमछे से, तौलिए से, जो भी है, या हाथ धोने की जो उनकी आदत है, उसको जनरल साफ़ सफाई की जो आदत है, इसको बढ़ाने पे, बल्कि यहाँ तक बात आ रही है कि तंबाकू वगैरह भी खा करके जगह जगह जो स्पिटिंग वगैरह की आदत रहती है उस पर भी नियंत्रण करें। मुझे लगता है कि अगर आप ग्राम सभा को थोड़ा सा सेंटर में ले आएँ और लोगों की सामूहिक शक्ति में भरोसा करना हम लोग अगर सीख जाएँ तो ये जितनी भी समस्याएं हैं इनको बड़े आसानी से सुलझाया जा सकता है। और चलते चलते क्या बताना चाहेंगे सर? अब तो ये चल रहा है, कालखंड है, वो काफ़ी लंबा चलेगा, लोगों में कैसे विश्वास जमा सकते हैं मनरेगा आयोग के तौर पे? देखिए, कोरोना के साथ जीना है, डर करके तो कोई काम होता नहीं है। अब ये हमें जैसे तमाम बीमारियां हैं, पोलियो रही, अन्य बीमारियां नहीं, वैसे समझ लीजिए कि अब चूँकि ये वायरस इंसानों के बीच में आ चुका है तो अब हमें इस वायरस के साथ जीना सीख लेना होगा। जब तक इसके वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाती हैं तब तक हमें विशेष परहेज करना चाहिए। अनावश्यक, जिसे हम कहते हैं कि इन्फेक्शन वाले जगह पे जाना, सावधानियों को कम कर देना, ये नहीं होना चाहिए। एक जिम्मेदार समाज के तौर पे हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम फेस मास्क यूज करें, हाथ को बार बार साफ़ करें, एक दूसरे से जो हाथ मिलाना और अन्य चीज़ की चीज़ है जो थोड़ा यहाँ पे अब प्रचलन में रहा है उसको दूर करें और दूर से ही अभिवादन करें। जो एक आजकल हम लोग स्लोगन दे रहे हैं, हर पत्र में जा रहा है कि 2 गज की दूरी जीवन हेतु जरूरी, इस चीज़ का पालन करें। मुझे लगता है इसी के साथ साथ
जीवन को भी लोग कहते हैं कि योगा करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि जीवन को ही योग में बना दीजिए तो ज़्यादा संयमित बेहतर जीवन है। जिए। संयमित योगमय जीवन जिए, सुबह शाम आप योग करें, गर्म पानी इत्यादि का जो है सेवन करें जो बचाव के हैं, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ों से बच पाएंगे। और वैसे भी मृत्यु अवश्यंभावी चीज़ है, जब है तो उसको डर करके उसका सामना नहीं करना चाहिए, उसका सामना बड़े हौसले से करना होगा। और मुझे लगता है कि ऐसा करके ही हम एक समुन्नत समाज, आत्मनिर्भर समाज बना पाएंगे जो अपनी जिम्मेदारियों को अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के हित में समझे। जी। तो देखा आपने कि हमारे साथ में मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी जी थे और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें करी, मनरेगा के बारे में बताया और ख़ासकर जो इसके लाभुक हैं उनके मन में विश्वास जगाया है कि गांव के स्तर पे ही उनके लिए रोज़गार की पूरी व्यवस्था है, वो घबराए नहीं और ख़ासकर सावधानी के साथ रहें। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इस विशेष कार्यक्रम में हमारे दर्शकों से जुड़कर इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।